हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे औषध द्रव्य संग्रहण विधि। ठीक है, तो विधि में क्या है, एक तो तरीका भाई कैसे आपको औषध को तोड़ना है, कैसे उसको ग्रहण करना है, कैसे उसको जो है आगे संरक्षण के लिए जो है रखना है, वो चीजें आ गई। एक किस काल में ये सब काम करना है, वो चीजें, ये दोनों चीजें यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी मेडिसिन आपको ग्रहण करनी है तो उस मेडिसिन को जो है, वो पहले तो मेडिसिन ग्रहण करने वाला स्वच्छ यानी शुचि होना चाहिए। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बता रखी है सारी, कि भाई जो औषध ग्रहण करने वाला है, तो सभी प्रकार की औषधियां चिकित्सक द्वारा प्रसन्न चित्त होकर, कि उसको जो है खुश होकर, मनसा वाचा पवित्र होकर, कि मन से और वचन से, यानी मन से और वचनों से जो पवित्र होकर, प्रातः काल के समय, शुभ दिन में यानी अच्छे दिन में, सूर्य की ओर मुख करके, ठीक है, मौन धारण करके, और हृदय में भगवान शिव को प्रणाम करके संग्रहण करनी चाहिए। कि कोई भी मेडिसिन अगर आप इकट्ठी करो तो चित्त आपका स्थिर होना चाहिए, मन और वचनों से आप जो है क्या बोलते हैं, पवित्र होने चाहिए। पवित्र मतलब उस वक्त कोई जो भी गलत सलत विचार वगैरह है मन में नहीं आने चाहिए। इसके अलावा प्रातः काल जो है वो श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, शुभ दिन में करना चाहिए, सूर्य की ओर मुख करके और मौन धारण करके जो है औषधि का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, मंत्रों से पवित्र, जिन हाथों से ब्रह्मा इंद्र केशव ने औषधि को उखाड़ा था, उन्हीं पवित्र मजबूत हाथों से मैं भी औषधि को उखाड़ता हूँ। इस मंत्र को पढ़कर औषधि को उखाड़ना चाहिए। कि भाई ऐसे डायरेक्ट ये नहीं गए प्लांट के पास और उसमें से जो भी है आपने पार्ट आपको जरूरत थी उसको तोड़ा और निकल लिए, ऐसे नहीं करना है। पहले जो है वो भगवान का आह्वान करना है। आह्वान के लिए जो है यहाँ पे मंत्र बता रखा है, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि जिस प्रकार से भगवान अपने पवित्र हाथों से औषधियों को उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं भी जो है औषधियों को मेडिसिनल पर्पस मतलब मरीज के लिए जो है तोड़ने जा रहा हूँ, मरीज के लिए जो है प्रयोग करने के लिए उखाड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, मंगलाचरण कर लिया अब आपने, तो पवित्र होकर शुक्ल पक्ष में देवता अश्विनी कुमार गो ब्राह्मण आदि की पूजा करके, ठीक है, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके औषधियों को संग्रहण हेतु उखाड़ना चाहिए। कि भाई आपने यहाँ पे सारे नियम आपको क्लियर हैं, आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आए। कि भाई साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, देवता गो ब्राह्मण आदि की पूजा करके ग्रहण करनी, औषधियों को उखाड़ना चाहिए। औषधियों को उखाड़ते वक्त पूर्व या उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए, सूर्य की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, शुक्ल वस्त्र धारण करने चाहिए, शुक्ल पक्ष का मुहूर्त होना चाहिए, प्रातः काल का समय होना चाहिए। बस यही बातें यहाँ पे बता रखी है। अब आती है काल, किस काल में कौन सा प्रयोजन ग्रहण करना चाहिए। तो शिशिर ऋतु में जो है मूल का, ठीक है, ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा ग्रीष्म में भी जो है मूल का ग्रहण करने का बताया गया है। तो वसंत में शाखाएं, ठीक है, वसंत ऋतु में नए नए पत्ते नई शाखाएं वगैरह आती हैं, तो शाखा और पत्रों का जो ग्रहण है वो वसंत ऋतु में करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में मूल, तो ग्रीष्म और शिशिर में मूल क्यों ग्रहण करना चाहिए, ये मैंने आपको रीजन पहले एक बार बताया था। क्या होता है कि गर्मियों में और शिशिर ऋतु में जो होता है पानी की जो है भूमि में कमी रहती है, तो जड़ों को जो है पानी या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा डीप जाना पड़ता है, ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। तो जब कोई चीज के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे तो ओब्वियसली उसके लिए ताकत बहुत चाहिए, उसके लिए जो है वीर्य वगैरह बहुत चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है वीर्यवान होती है औषधियां ग्रीष्म ऋतु में और शिशिर ऋतु में, मूल यानी रूट्स जो है ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में जो है वीर्यवान होती है। नए शाखा नए पत्ते किस ऋतु में आते हैं, वसंत ऋतु में, तो वसंत ऋतु में शाखा और पत्रों का जो है ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही वर्षा ऋतु में, गर्मियों में सारे प्लांट झुलस जाते हैं लेकिन वर्षा ऋतु में पुनः खिल उठते हैं, तो वर्षा ऋतु में भी जो है शाखा पत्र वगैरह का जो है ग्रहण करना चाहिए। त्वग कंद और शीर इनका ग्रहण कब करना चाहिए, तो शरद ऋतु में करना चाहिए। शरद ऋतु में जो है
डिटॉक्सिफाई होता है पूरा एनवायरनमेंट। क्यों? अगस्त्य तारे का उदय होता है। तो डिटॉक्सिफाई वातावरण में जो त्वग हो गई, जैसे कि कंद हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो है अपने शीर हो गया, उसका लेटेक्स हो गया, लेटेक्स पार्ट, ये सब क्या है, शरद ऋतु में ग्रहण करने श्रेष्ठ होते हैं। सार हेमंत में, सार मतलब निर्यास टाइप का, तो निर्यास जितना गाढ़ा होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो गाढ़ा कब होगा? हेमंत यानी सर्दियों की ऋतुओं में। इसलिए जो है हेमंत ऋतु में सार या निर्यास का जो है कलेक्शन करने का बोला गया है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि किस ऋतु में किस पार्ट का। ऐसे ही पुष्प वगैरह की बात करेंगे, पुष्प फल इनकी, तो पुष्प फल इनको कब ग्रहण करना है? यथा ऋतु, ऋतु के अकॉर्डिंग। जैसे आम्र का ग्रहण करना है तो आम्र किसमें? गर्मियों में ही चलते हैं, तो गर्मियों में करोगे। ऐसे ही और भी द्रव्य हैं जिनका किसी का सर्दियों में ही अपन यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सर्दियों का फल हो गया। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो है चलता है। तो आपको किसी को कोई डाउट हो इनमें, भाई मूल को ऐसे ग्रहण क्यों किया या पत्र को ऐसे ग्रहण क्यों किया, ठीक है, तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है? अब आते हैं अपन सुश्रुत की पढ़ते हैं। तो सुश्रुत ने प्रावृट और वर्षा ऋतु में जो है मूल और पत्र का ग्रहण करने का है। तो प्रावृट और वर्षा ये दोनों रेनी सीजन ही है एक तरह से। अब आपको ये प्रावृट ऋतु समझ में आती है? किसी को पता है प्रावृट ऋतु क्या है, कब आती है और किस किस ऋतु के बीच आती है? वर्षा ऋतु का क्या? वर्षा ऋतु के प्रारंभ बोलना एग्जैक्ट बात नहीं है। इसमें आप ये कॉन्सेप्ट समझो। हाँ हाँ, वो सही है, ग्रीष्म का है, ग्रीष्म और वर्षा के बीच आती है प्रावृट ऋतु, बिल्कुल सही है। अब आप देखो, दो तरह के एनवायरनमेंट आपको बता रहा हूँ। एक है अपना नॉर्थ इंडिया का एनवायरनमेंट, जहाँ पे क्या होता है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, बरसात कम होती है, ठीक है। और एक है साउथ इंडिया, यानी समुद्री इलाके जितने होते हैं ना, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे बरसात ज्यादा होती है और सर्दियाँ कम पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा सीन होता है कि जैसे अपन नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बात करें ना, तो सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ठीक है। और हाँ, शिशिर क्या, शरद ऋतु, हाँ शिशिर ऋतु, ये दोनों सर्दी की ऋतु हैं, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर ये चलती हैं। और साउथ इंडिया में किस तरह का माहौल रहता है? वहां वर्षा ज्यादा होती है, तो प्रावृट ऋतु वहां पे एक एक्स्ट्रा मान जाती है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक है, इस हिसाब से ऋतु में बांटी गई है। एक कॉन्सेप्ट शोधन के हिसाब से बांट दी गई कि भाई शोधन जो है प्रावृट ऋतु में करना चाहिए, जब वर्षा ज्यादा होनी, घने बादल नहीं हो वातावरण में, ठीक है, नॉर्मल वर्षा का मौसम हो, तो उसको माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो डिवाइडेशन होते हैं, तो प्रावृट कहाँ आती है? ग्रीष्म और वर्षा के बीच आती है। और जबकि शिशिर कहाँ आती है? वर्षा और शिशिर वो हेमंत और बसंत के बीच आती है शिशिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रखा है प्रावृट और वर्षा एज ए रेनी सीजन हो गया। तो रेनी सीजन में जो है मूल और पत्र का जो है ग्रहण करने का आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। शरद ऋतु में त्वक का, ठीक है, हेमंत ऋतु में शीर का, बसंत में शार का। तो ये सुश्रुत थोड़ा अलग बताते, चरक ने थोड़ा अलग बताया, ये तुम अंतर याद कर लेना, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में फल का जो है ग्रहण करने का बताया गया है, ठीक है। तो ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। मेरे को चरक का ज्यादा मतलब सही लगता है, वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैं चरक को ही फॉलो करता हूँ इस चीज में, ठीक है, कि भाई फल फ्रूट वगैरह हैं वो यथा ऋतु जो है ग्रहण करने का बोला गया है उनमें, ठीक है। निर्यास जो है वो हेमंत ऋतु का लेने को कहा गया है, हेमंत ऋतु में। तो वो मेरे को ज्यादा सही लगता है, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट पता लगते हैं, उनके पीछे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रीजन हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो भी द्रव्य होते हैं सृष्टि में, वो या तो आग्नेय होते हैं, सौम्य टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सौम्य ऋतु में सौम्य द्रव्य और आग्नेय ऋतु में ग्रहण किए गए आग्नेय द्रव्य जो होते हैं श्रेष्ठ टाइप के होते हैं, ठीक है, अपने गुणों में प्रचुर होते हैं। ऐसे ही शरद ऋतु में औषधियां सरस होने से संपूर्ण कार्यों के लिए द्रव्यों का संग्रह इस ऋतु में किया जाना चाहिए। अगर मान लो आपसे कोई पूछे एक ऋतु बता दो जिसमें आप सब कुछ ग्रहण कर सकते हो, तो वो शरद ऋतु बताई गई है। कि शरद ऋतु में जो है मौसम जो होता है एकदम ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है, हल्की हल्की महावट टाइप बारिश भी हो सकती है। तो इसलिए जो है वो जो काल है श्रेष्ठ बताया गया है, हर तरह का अंग आप उसमें जो है ग्रहण कर सकते हो। वमन तथा विरेचन के लिए
वसंत ऋतु के अंत में औषधियों का संग्रहण किया जाना चाहिए। ये चीज आपको पता ही है। उष्ण वीर्य वाली औषधियां विंध्याचल आदि पर्वतों से यानी आग्नेय पर्वतों से, और शीत वीर्य वाली औषधियां हिमालय आदि सौम्य पर्वतों से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। उक्त प्रकार के पर्वतों से उत्पन्न औषधियां तदनुरूप गुणों वाली ही होती हैं। इसके अलावा वनों व उपवनों में औषधियों को उगाया जा सकता है। ये एक रीडिंग मार देना, ये सिर्फ रीडिंग मारने वाले टॉपिक है। आपको एक बार रीडिंग मारोगे और समझ में आ जाएंगी ये चीजें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेना ग्रुप में या पर्सनली, कैसे भी। ठीक है। विरेचन के लिए पृथ्वी और जल भूयिष्ठ भूमि से, क्यों? क्योंकि विरेचन द्रव्यों का महाभूत संगठन देखे ना, तो उसमें पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं। तभी तो विरेचन द्रव्य क्या होते हैं, नीचे से मलों को निकालते हैं, जबकि वमन द्रव्य ऊपर से मलों को निकालते हैं। तो उसमें क्या है, अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं, इसलिए तो वह अग्नि व वायु भूयिष्ठ भूमि से ग्रहण करने चाहिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। फिर उभय तो भागहर, भाई दोनों भागों से निकलने वाले जो होंगे उसमें चारों प्रकार के महाभूत होंगे। ठीक है, उभय भूयिष्ठ भूमि से उनको ग्रहण करना है। संशमन द्रव्य औषधि ग्रहण करनी है तो आकाश भूयिष्ठ भूमि से जो उत्पन्न औषधि है उनसे ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, तो उक्त नियमों को ध्यान में रखकर औषधियों का संग्रहण करना चाहिए। ये चीज आप याद रखना। अभी आते हैं द्रव्यों व अवयवों का संग्रहण, ये अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल ये भी पढ़ेंगे और मान प्रकरण शुरू करेंगे। आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आकाश नहीं, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान। ऐसे तो हर द्रव्य, सुनो, ऐसे तो संसार में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो पंचभौतिक नहीं हो। ठीक है, लेकिन उनमें जो है विशेषता, चरक संहिता में भी आपने पढ़ा है कि खाद्यस्त्र से होती है, आकाश वायु अग्नि से होती है। ठीक है, जो आकाश जैसे वमन द्रव्य होते हैं वो ऊपरी भाग से जो है दोषों को निकालते हैं। अब ऊपरी भाग से दोषों को निकालने के लिए उनका हल्का होना जरूरी है, इसलिए वहां पे वायु और अग्नि महाभूत प्रधान है वो। ठीक है, विरेचन द्रव्य निचले भागों से दोषों को निकालते हैं। निचले भागों को दोषों से निकालने के लिए जो है उनका भारी होना जरूरी है, तो भारी होने के लिए वो पृथ्वी और जल महाभूत भूयिष्ठ है। ठीक है, समझ में आ गया? और कोई डाउट? कोई सा भी अब तक जितना पढ़ाया है रसशास्त्र में, कोई डाउट होया हो किसी का? टेबलें किस किसने बना ली, कितनी बना ली, एक एक बताओ मेरे को। धर्मेंद्र, बना ली सारी टेबलें? चलो धर्मेंद्र टाइप कर रहा है जितने। मनीषा, कहाँ तक बनाई? ऐसे नहीं पड़ेगी, मैं सही बता रहा हूँ। टेबलें याद कर लोगे ना तो कोई नहीं छीन सकता तुमसे 90 नंबर, 80 नंबर, इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि बहुत इजी पड़ जाएगा, शोधन मारण यही पूछते हैं। 2 नंबर में पूछो चाहे 5 में पूछो चाहे 10 नंबर में, पूछेंगे यही पॉइंट जो तुम उसमें पढ़ोगे। ठीक है, वेरी गुड धर्मेंद्र, भेजना मेरे को, है ना, कैसा बनाया है टेबल, क्या 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 पॉइंट लिखे हैं वो देखने मेरे को, तो मेरे को भेज देना, है ना। और सिमरन, कहाँ तक किया? जल्दी फिर एग्जाम आ जाएंगी और तुम्हें फिर क्या है, रिवाइज करने में आसानी। देखो मेरे को इसमें कोई फायदा नहीं है तुमसे मेहनत करा के, टेबलें तुम्हें भेज दी गई है, शायद ग्रुप में डाली है वो उसने, ग्रुप में डाली है क्या, देखा किसी ने? टेबलें मेरे हिसाब से डाली हैं, तो बनी बनाई टेबल है डाल तो दी, लेकिन वो मैं डलवाना नहीं चाहता था, बट क्या करें, कुछ की एग्जाम सारी तो डालनी पड़ी। खुद के हाथों से बनाओगे चीजें याद होंगी, नहीं बनाओगे नहीं याद होंगी। लास्ट टाइम में वही रटना पड़ेगा, रट के तो पास तो तुम हो ही, फेल तो तुम में से एक भी नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, फेल तो तुम में से एक भी नहीं होना रसशास्त्र वैषज्य में। सेकंड ईयर तो जो फेल होते हैं ना, वो पता नहीं किन कर्मों से फेल होते हैं, बाकी फेल होने नहीं चाहिए। अच्छा, अगला कौन है? सुरभि, कहाँ तक बनाई? बाकी सब बना ली, महारस उपरस साधारण रस धातु रत्न उपरत्न।
बनाओ बनाओ, खुद के हाथों से बनाओगे, जल्दी और ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, तो कल महारस उपरस साधारणतः पूछूंगा, याद करके आना। ठीक है, एंड करता हूँ मैं अब क्लास।